ये है 12th स्टैंडर्ड इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लेक्चर और आज हम बात करने वाले हैं इन्वायरमेंट की कि हमारी इकोनॉमी का इन्वायरमेंट किस तरीके का दिखता है। इस चैप्टर का बेसिक मुद्दा होगा आपको समझाने का कि इन्वायरमेंट किसे कहते हैं, क्या क्या फैक्टर्स है जो हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट कर रहे हैं एंड इंडिया का इन्वायरमेंट किस तरीके का दिख रहा है। एंड लास्टली हम लोग चैप्टर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी बात करेंगे, मतलब समझेंगे इसका एंड क्यों जरूरी है हमारे लिए, उन सभी चीजों के बारे में बात करेंगे। किस तरीके से हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं, सब चीजों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि इन्वायरमेंट होता क्या है। कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वायरमेंट जैसे कि हमें डिफाइन किया गया लॉ के अंदर अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, इन्वायरमेंट इंक्लूड करता है वाटर, एयर, लैंड, ह्यूमन बींग्स एंड अदर क्रिएचर्स लाइक प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्रॉपर्टी, सब कुछ। यानी आप और आपके आसपास की दुनिया, सब कुछ टोटैलिटी में क्या कहलाती है? इन्वायरमेंट कहलाती है। हम अक्सर ये शब्द यूज करते हैं कि हमारे घर का इन्वायरमेंट कैसा है, हमारे स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, हमें इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए। सभी जगहों में इन्वायरमेंट शब्द का मतलब क्या निकल के आता है कि आपके आसपास की, आपका आला दवाला किस तरीके का दिख रहा है, क्या क्या फैक्टर्स है, क्या क्या चीजें हैं जो आपके इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट कर रही हैं। हमारे हिसाब से जब हम यहाँ पर इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं, इसे हम डिफाइन क्या करेंगे कि पूरी की पूरी दुनिया जो हमारे अराउंड एग्जिस्ट कर रही है, चाहे वो इंसान है, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, सड़कें हैं, बिल्डिंग्स है, पहाड़ है, नदियां हैं, सब कुछ क्या बनाएगा? टोटल एक साथ जुड़ के हमारा इन्वायरमेंट बनाएगा। तो इन्वायरमेंट में हम जैसे कि देख सकते हैं कि दो टाइप की चीजें हाईलाइट हो रही है, एक तो जैसे नॉन लिविंग थिंग्स और एक लिविंग थिंग्स। हाँ या ना? लिविंग थिंग्स। तो जो इन्वायरमेंट की नॉन लिविंग थिंग्स है, फिजिकल फैक्टर्स है, उसे हम नाम देते हैं ए बायोटिक एलिमेंट्स या ए बायोटिक कंपोनेंट्स। और जो लिविंग फैक्टर्स है जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, जो भी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स, इन सबको हम रखते हैं बायोटिक एलिमेंट्स या बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर। इन्वायरमेंट सम टोटल होता है ए बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट्स का। जितने भी फिजिकल फैक्टर्स है, लैंड, वाटर, माउंटेन्स, सबको टोटल कर लो, प्लस जितने भी बायोटिक फैक्टर्स है, ए बायोटिक फैक्टर्स एंड बायोटिक फैक्टर्स है जैसे कि ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स, इन सबको टोटल कर लो। सबको साथ में जब जोड़ लोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपका इन्वायरमेंट आ जाएगा। इन्वायरमेंट को हमने डिफाइन कर लिया, हाँ या ना? तो अब हम किस चीज की बात करेंगे कि इन्वायरमेंट को समझना, इन्वायरमेंट के बारे में बात करना जरूरी क्या है, क्यों है, इन्वायरमेंट का सिग्निफिकेंस क्या है। इन्वायरमेंट ऑफर्स रिसोर्स फॉर प्रोडक्शन। कहते हैं इन्वायरमेंट को समझना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इसी वातावरण, इसी इन्वायरमेंट से तो आपको क्या मिलते हैं? रिसोर्सेज मिलते हैं जिससे आप प्रोडक्शन करते हो। यानी कि आप जितनी भी गुड्स बना रहे हो, एक टेबल, चेयर, पेंसिल, मोबाइल फोन, जितनी भी चीजें बना रहे हो, इसके लिए जो रिसोर्स लग रहा है, जो बंदा लग रहा है, यानी कि जो ह्यूमन रिसोर्स लग रहा है, जो फिजिकल फैक्टर्स लग रहे हैं, ये सब मिलेगा कहाँ से? इन्वायरमेंट से तो मिलेगा। इसीलिए इन्वायरमेंट हमारे लिए क्या, एक बहुत जरूरी चीज है। और क्या बोल रहे हैं? इन्वायरमेंट सस्टेन्स लाइफ। इन्वायरमेंट ही एक ऐसा वातावरण, एक ऐसा माहौल है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। आपके मेरे जैसे लोग, जानवर, हम सब एग्जिस्ट कर पा रहे हैं जिस चीज के अंदर, वो क्या है? इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट क्योंकि लाइफ को पनपने का स्पेस दे रहा है, सस्टेन होने का स्पेस दे रहा है, इसीलिए इन्वायरमेंट की बात बहुत जरूरी है। देन वो बात कर रहे हैं इन्वायरमेंट एसिमिलेट्स वेस्ट। जो भी हम वेस्ट क्रिएट करते हैं, जेनरेट करते हैं, चाहे वो हमारा बॉडीली वेस्ट है, चाहे जो भी हम मटेरियल्स यूज करते हैं वो वाला वेस्ट है, जितना भी वेस्ट हम लोग जेनरेट कर रहे हैं वो वेस्ट जाता का है, इन्वायरमेंट उसे अपने अंदर समा लेता है।
तो इन्वायरमेंट वेस्ट को असिमिलेट कर रहा है, इसीलिए हमें इन्वायरमेंट को पढ़ना बहुत जरूरी है। लास्ट हमारे पास क्या है, इन्वायरमेंट एनहांसेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। एक अच्छा इन्वायरमेंट एक अच्छी लाइफ को सस्टेन कर पाएगा। वातावरण अच्छा होगा तो हम एक अच्छी लाइफ लीड कर पाएंगे, हेल्दी लाइफ लीड कर पाएंगे। इसीलिए क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर हम बेटर करना चाहते हैं तो हमें इन्वायरमेंट की बात करनी पड़ेगी। ये सब पॉइंट्स क्या है हमारे पास, इन्वायरमेंट की बात करने के सिग्निफिकेंस है कि इन्वायरमेंट क्यों जरूरी है। इन सभी वजहों से इन्वायरमेंट जरूरी है। नेक्स्ट हम किस बारे में बात कर रहे हैं कि इन्वायरमेंट में जब सब कुछ हमें पता लग गया मतलब क्या है एंड हमें जरूरत क्यों है, तो अब हम आ जाते हैं कि प्रॉब्लम क्या चल रहा है इस एनवायरनमेंट, क्या क्राइसिस हम लोग फेस कर रहे हैं। एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं उसमें हम फेस कर रहे हैं, इट अकर्स, या डिफाइन कैसे करते हैं क्राइसिस को, ऐसे डिफाइन करते हैं, इट अकर्स व्हेन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट इज चैलेंज्ड थ्रू एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और जनरेशन ऑफ वेस्ट आएगा यहाँ पे। वेस्ट एक्सीड्स द अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट। लेट्स ब्रेक इट डाउन, इसको सिंपल करके अगर मैं आपको समझाऊं कि ये आपका एनवायरनमेंट है, आपकी अर्थ है, इसमें क्राइसिस प्रॉब्लम तब जनरेट होती है अगर तो हम इस अर्थ के पास जो भी रिसोर्सेज है उसको बहुत ज्यादा एक्सेसिवली यूज करने लगे। लैंड है बहुत ज्यादा यूज करने लगे, वाटर है बहुत ज्यादा यूज करने लगे, इतना ज्यादा यूज करने लगे कि वो उतनी स्पीड से रीजेनरेट नहीं हो रहा है जितनी स्पीड से हम उसे क्या कर रहे हैं, यूज कर। यानी कि वो खत्म हो सकता है जब हम इस स्पीड में नेचुरल रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, तब हम इन्वायरमेंट क्राइसिस के सिचुएशन को जनरेट कर रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है, जब हम इतना ज्यादा वेस्ट क्रिएट कर दे रहे कि इन्वायरमेंट उसे समा ही नहीं पा रहे। समझो इस बात को, क्या बात हम लोग करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पर 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं। इन्वायरमेंटल क्राइसिस 2 चीजों की वजह से होता है। पहला चीज क्या है कि इस डब्बे में हमें देने के लिए 4 आइटम है, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि हम ज्यों त्यों करके इससे क्या करेंगे, 3.5 आइटमें निकाल लेंगे, 3.5 आइटम निकाल लेंगे, हाँ या ना। अब इस डब्बे में वापस ऐड भी कुछ ना कुछ होता जा रहा है, उसे हम मान लेते हैं कि 2 ऐड हो रहा है। तो दिक्कत क्या है, 2 ऐड होता जा रहा है एंड हम 3.5 क्या कर रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। डब्बे में 4 है। अब बोलोगे क्या दिक्कत है, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एग्जिस्ट कर ही रहा है डब्बे के अंदर। लेकिन जब आप निकाल ज्यादा रहे हो, डाल कम रहे हो, तो होगा क्या, डब्बे में एक पॉइंट ऐसा आएगा जब चीजें खत्म हो जाएंगी। ये प्रॉब्लम हो रही है। अर्थ जितना रिसोर्स हमें दे सकती है, वापस से रीजेनरेट कर सकती है, हम उससे ज्यादा स्पीड से उससे रिसोर्स क्या कर रहे हैं, निकालते जा रहे हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर अर्थ के रिसोर्सेस खत्म हो जाएंगे एंड वो हमारे लिए एक इन्वायरमेंटल क्राइसिस का सिचुएशन क्रिएट कर जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमें क्या बोल रहे हैं कि ये डब्बा है, इसकी कैपेसिटी है कि ये 10 बैग्स ऑफ वेस्ट डाइजेस्ट कर सकता है। आपके डस्टबिन की कैपेसिटी होती है ना, आप अपने जो घर में डस्टबिन लगा रखा है वो सब 4 दिन खाली ना करो, 4 हफ्ता खाली ना करो, तो वो डस्टबिन भर जाएगा, ओवर कैपेसिटी हो जाएगी उसकी, बाहर निकलने लगेगा। उसी तरीके से भी अर्थ हमारे लिए क्या करता है, जो भी हम वेस्ट क्रिएट करते हैं वो खुद में समा लेता है उसको। लेकिन अगर उसकी समाने की कैपेसिटी से ज्यादा हम वेस्ट उसमें क्या करें, डालने लगे, तो हमारे पास फिर से इन्वायरमेंटल क्राइसिस का सिचुएशन जनरेट हो जाता है। 10 बैग्स की कैपेसिटी है, हम लोग डाल रहे हैं 20 बैग्स, तो अर्थ इतने बैग्स डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा एंड इन्वायरमेंटल क्राइसिस आ जाएंगे। फिर से पढ़ते हैं कि ये इन्वायरमेंटल क्राइसिस कब अकर करती है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमें कब आती है, तब आती है जब कैरिंग कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट इज चैलेंज्ड। जब हम इन्वायरमेंट की कैरिंग कैपेसिटी को चैलेंज करते हैं, जितनी क्षमता है उसकी बियर करने की, उसको हम क्या करते हैं, चैलेंज करते हैं।
किस तरीके से चैलेंज करते हैं? एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन, बहुत ज्यादा अत्याचार, एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा, हम कह सकते हैं कि हम उस पर एक तरीके से जुल्म कर रहे हैं, क्योंकि जितने रिसोर्सेज वो दे सकता है या फिर रीजेनरेट कर सकता है उससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और या फिर जनरेशन ऑफ वेस्ट एक्सीड्स, जनरेट जितना हम वेस्ट कर रहे हैं वो एक्सीड कर जाता है, ज्यादा हो जाता है, किससे? अब्जॉर्बिटिव कैपेसिटी ऑफ द एनवायरनमेंट, जितना वो अब्जॉर्ब कर सकता है उससे ज्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास दो शब्द आए, एक तो अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी और एक कैरिंग कैपेसिटी। अब इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा डिटेल में। कैरिंग कैपेसिटी किसे कहा गया, जो हमने एग्जाम्पल से समझा, इट रेफर्स टू द बैलेंस बिटवीन द रेट एट विच रिसोर्सेज आर एक्सप्लॉइटेड एंड द रेट एट विच दे आर रीजेनरेटेड, के डब्बे ऐड कितने हो रहे हैं एंड निकल कितने रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, लेट्स से अर्थ के पास 10 डब्बे फ्यूल है ऑफर करने के लिए। कितने डब्बे फ्यूल है? ऑयल 10 बॉक्सेस फ्यूल है ऑफर करने के लिए, एंड हर साल क्या होता है, इसमें 1 बॉक्स एड अप होता है। हम हर साल क्या कर रहे हैं? 5 बॉक्स फ्यूल के बाहर निकाल रहे हैं, 5 बैरल्स ऑफ ऑयल क्या कर रहे हैं? अर्थ से बाहर निकाल रहे हैं। तो डल कितना रहा है अर्थ में? 1। बाहर कितना निकल रहा है? 5। हो क्या रहा है कि जितना ऐड हो रहा है, रीजेनरेट जितना हो रहा है, उससे ज्यादा हम क्या कर रहे हैं? रिसोर्स को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, यूज कर ले रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो जो हमारा डब्बा है ये क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी कि जो बैलेंस है रीजेनरेशन और एक्सप्लॉइटेशन ऑफ रिसोर्स के बीच में, वो इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। जब हम इस बैलेंस की बात करते हैं तब हम बात कर रहे हैं अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी की। यहां पर अर्थ की कैरिंग कैपेसिटी क्या है? 1 बॉक्स ऑफ ऑयल। ऑयल का एक डब्बा डाल रहा है, एक ही डब्बा क्या हो? निकले। तब हम कैरिंग कैपेसिटी को ओके मेंटेन कर पाए, वरना हम कैरिंग कैपेसिटी को ओके मेंटेन नहीं कर पाएंगे, ये क्या हो जाएगा? लूज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसी तरीके से बात करें अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी क्या होती है? जितना भी हम लोग वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, क्या अर्थ उसे अपने अंदर समा पा रही है, अब्जॉर्ब कर पा रही है? इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ एनवायरनमेंट टू अब्जॉर्ब वेस्ट occurring due to production and consumption activities in the economy. प्रोडक्शन कंजम्पशन की एक्टिविटीज की वजह से जो भी वेस्ट क्रिएट हो रहा है, क्या एनवायरनमेंट उसे डाइजेस्ट कर पा रहा है? जब हम इस चीज को मेजर करते हैं तब हम अर्थ की, एनवायरनमेंट की अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी को चेक कर रहे होते हैं। हाँ या ना? ओके। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? जब हमने डिफाइन कर लिया कि एनवायरनमेंट क्या है, हमें उसकी जरूरत भी बहुत है, सिग्निफिकेंस उसका बहुत है, एंड हमने एनवायरमेंटल क्राइसिस का मतलब भी समझ लिया, तो अब हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि एनवायरमेंटल क्राइसिस आ ही क्यों रहे हैं। हम जब बोल रहे हैं कि हम कैरिंग कैपेसिटी को एक्सीड कर जाते हैं, बहुत ज्यादा सामान निकाल लेते हैं, उतना रीजनरेट नहीं हो जाता, अब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी को एक्सीड कर जाते हैं, जितना अर्थ अब्जॉर्ब कर सकते हैं उससे ज्यादा हम क्या कर लेते हैं? वेस्ट जनरेट करने लग जाते हैं। हाँ या ना? ये प्रॉब्लम आ ही क्यों रहा है? कॉजेस क्या है एनवायरमेंटल क्राइसिस के एग्जिस्ट करने के, उसके बारे में बात कर लेते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, इतना ज्यादा लोग बढ़ते जा रहे हैं दुनिया के अंदर, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? एनवायरनमेंट पे प्रेशर इंक्रीज करता जा रहा है। वेस्ट, अब एक इंसान वेस्ट जनरेट करेगा एंड 4 इंसान वेस्ट जनरेट करेंगे, कहाँ वेस्ट ज्यादा होगा? 4 इंसान वालों में। तो लोगों के बढ़ने की वजह से जो वेस्ट है वो भी क्या कर गया? बहुत ज्यादा इंक्रीज कर गया। 4 लोगों का पेट भरने के लिए ज्यादा खाना लगेगा एक जने का, 4 लोग। तो जो नेचुरल रिसोर्स का डिमांड है वो भी क्या कर गया? इंक्रीज कर गया, एंड इसी वजह से पॉपुलेशन इन्वायरमेंटल क्राइसिस का एक कारण बन जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है वाइड स्प्रेड पॉवर्टी।
पॉवर्टी बहुत ज्यादा होने की वजह से लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को जिस भी तरीके से वो एक्सप्लॉइट कर पाए, एक्सप्लॉइट करके उससे पैसा कमाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि गरीब लोग क्या करेंगे, कोशिश करके जंगलों में से पेड़ काट लाएंगे, उसकी लकड़ी को बेचकर पैसा कमाने की कोशिश करेंगे। दिक्कत क्या हो रही है, गरीबी की वजह से उनको वो करना पड़ रहा है और उनके पास कोई साधन नहीं है पैसा कमाने का। लेकिन पेड़ कटने की वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है एक बहुत बड़े लेवल पे। पेड़ जब कट रहे हैं तो ऑक्सीजन एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है एंड इस वजह से हमारा क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल क्राइसिस हो रहे हैं। इंक्रीज्ड अर्बनाइजेशन, अगर अर्बनाइजेशन यानी कि शहरों का बसना बढ़ता है तो जो जंगल वाले एरियाज है उन्हें साफ किया जाता है, वहीं तो शहर बसेंगे। तो वो सारा फॉरेस्ट कवर जब हटाया जाएगा तो जो भी वहां का फ्लोरा फना है यानी कि जो प्लांट लाइफ है, एनिमल लाइफ है, वो अफेक्ट होगा, फिर से इन्वायरमेंटल क्राइसिस का सिचुएशन आ जाएगा। इंक्रीजिंग यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइजर्स, जो खेती बाड़ी में इंसेक्टिसाइड्स, इंसेक्ट्स को मारने के लिए, फर्टिलाइजर्स जो फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, पेस्टिसाइड्स पेस्ट को मारने के लिए, जो भी केमिकल्स यूज हो रहे हैं, ये एक तो जो नेचुरल ऑर्गेनिजम्स है उनको खत्म करते हैं, दूसरा ये सॉइल की जो नेचुरल प्रॉपर्टीज होती है उनको खत्म करते हैं, सॉइल की जो नेचुरल फर्टिलिटी होती है, उपजाऊ ताकत होती है, उसको खत्म करते हैं, सॉइल पॉल्यूशन का कारण बनते हैं, फिर से एनवायरमेंटल क्राइसिस क्रिएट करते हैं। और ये फर्टिलाइजर्स अगर पानी के साथ, अब क्या होगा, आपने खेतों में क्या किया, फर्टिलाइजर डाल दिया, वो फर्टिलाइजर जमीन में ऑब्जर्व हो गया, जमीन में ऑब्जर्व होके वो ग्राउंड वाटर को भी पल्यूट कर देता है एंड एंड ऑफ द डे जो भी मेजर वाटर बॉडीज है वहां तक ये केमिकल्स पहुंचकर वाटर पॉल्यूशन भी क्रिएट करते हैं। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन ऐसा आ जाएगा यहाँ पे, फिर वही बात आ जाएगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा तो क्या होगा, बहुत ज्यादा फ्यूल्स यूज होंगे, बहुत ज्यादा गैसेस एमिट होंगी, केमिकल्स एमिट होंगे, टॉक्सिक वेस्ट निकलेगा, फिर से एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन जैसी चीजें होंगी, इन्वायरमेंट खराब होता दिखेगा। मल्टीप्लिसिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बहुत बढ़ गए हैं आजकल, हर किसी को अपना पर्सनल मोटरसाइकिल, पर्सनल स्कूटी, पर्सनल गाड़ी चाहिए होती है। कोई भी बसेस वगैरह जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट में से कम ट्रेवल करना चाहते हैं लोग, सोचते कि अपना ही व्हीकल हो, जिसकी वजह से जो हमारा पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत हाई जा रहा है। क्योंकि कहाँ तो 30 लोग एक ही व्हीकल चला रहे हैं, कहाँ 30 लोग 30 गाड़ियां चला रहे हैं। तो यहां पर दिक्कत क्या हो रही है, फिर से वही पॉल्यूशन क्रिएट हो जाएगा जब ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स इंक्रीज कर गए हैं। तो डिसरिगार्ड फॉर द सिविल नॉर्म्स, लोग कहीं ना कहीं जो रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं एनवायरनमेंट का ध्यान रखने के लिए, चीजों को संभाल करने के लिए, उसे फॉलो नहीं करते हैं, विच इज अगेन अ रीजन जो एनवायरमेंटल क्राइसिस क्रिएट करता है। अगर हम समझ चुके हैं कि क्या क्या कारण है तो अब हम बात कर सकते हैं, अब हमारे पास इनफ नॉलेज है एनवायरनमेंट के बारे में कि हम समझ सके कि इंडिया का एनवायरमेंटल सीन कैसा दिख रहा है। बात करते हैं इंडिया का जो फ्लोरा एंड फना है, यानी कि जो एनिमल लाइफ है, प्लांट लाइफ है, वो बहुत रिच है। क्योंकि देखो ना, हमारे पास हर तरीके का जियोग्राफिकल लोकेशन है, हमारे पास पहाड़ भी है, हमारे पास बीचेस भी है, हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया फॉरेस्ट भी है, हमारे पास हर तरीके का लोकेशन, डेजर्ट्स, हर तरीके का लोकेशन हमारे इंडिया में प्रेजेंट है। तो हमारा जो एनिमल कल्चर है, जो प्लांट कल्चर है, वो बहुत रिच है, विच इज अ वेरी गुड थिंग। हमारा एनवायरमेंट बहुत रिच है। प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया इज होम टू नियरली 18% ऑफ पीपल ऑफ टोटल वर्ल्ड पॉपुलेशन। इंडिया का फ्लोरा फाना तो रिच है, लेकिन इंडिया के अंदर पूरी दुनिया की अगर हम पॉपुलेशन उठा ले उसका 18% लोग इंडिया के अंदर रहता है। जबकि अगर हम इंडिया के लैंड की बात करें कि टोटल एरिया कितना है इंडिया का, तो पूरे वर्ल्ड के हिसाब से वो 2.5% बनता है। यानी एरिया तो पूरे दुनिया में हमें सिर्फ 2.5% मिला है, लेकिन आबादी पूरी दुनिया की 18% मिल गई, विच मेक्स अस थिंक कि हमारे यहां पर बहुत कम जगह पर बहुत ज्यादा लोग रह रहे हैं। दिमाग लगाओ ना, एरिया बहुत कम है पूरी दुनिया में से जो हमारा शेयर की बात हो रही है, लेकिन पॉपुलेशन पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा है।
ये जो डाटा है ना, ये अफेक्ट कर रहा है हमारे इन्वायरमेंट को बहुत बैडली। 21.9% पीपल survive below poverty line even when resources in India are abundant। इंडिया के पास बहुत रिसोर्सेज है, बट फिर भी 21.9% लोग, ये गवर्नमेंट डाटा है, देखो ये अगर आप अलग अलग साइट्स पे जाओगे आपको अलग अलग डाटा दिखेगा कि कितने पोवर्टी लाइन के नीचे लोग हैं। मेरे को जो डाटा मिला उस हिसाब से 21.9% पीपल अभी क्या है, पोवर्टी लाइन से नीचे हैं, बहुत ज्यादा गरीब है। जबकि हमारे पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज है, लोग गरीब होने ही नहीं चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, दिस जनरेट्स द प्रॉब्लम ऑफ unbalanced carrying capacity and exceeds absorptive capacity of the environment। बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि इन सभी कारणों की वजह से लोग बहुत ज्यादा गरीब है, फिर वो रिसोर्सेज को गलत तरीके से यूज करेंगे, प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। इन सभी चीजों की वजह से इंडिया का जो इन्वायरमेंट है वो क्या हो जाएगा, क्राइसिस की सिचुएशन में आ जाएगा। हाँ या ना? अगर हमें ये बात समझ चुकी है तो अब हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी बुक आपको एक हेडिंग लिख के देती है, द डिकोटमी ऑफ एनवायरमेंट डिग्रेडेशन इन इंडिया। लेट मी ब्रेक इट फॉर यू। इस शब्द का मतलब होता है एक ऐसा सिचुएशन जहां पर आप दो बिल्कुल ऑपोजिट चीजें साथ में एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर मैं आपको समझाऊं, हम इसको एक तरीके की आयरनी बोल सकते हैं। आयरनी किसे कह सकते हैं कि जब हम समझाना चाहते हैं किसी को कि कोई चीज बिल्कुल साउथ एग्जिस्ट कर रही है एंड कोई चीज बिल्कुल नॉर्थ एग्जिस्ट कर रही है एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे। एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे सूरज भी निकला हुआ एंड बारिश भी हो रही है। जब हम किसी चीज की आयरनी को समझाना चाहते हैं तो इंडिया में इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन की फनी बात, आयरनी, डिकोटमी क्या है, वो ये है कि इंडिया में इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है गरीबों की वजह से भी और अमीरों की वजह से भी। यानी कि पोवर्टी इंड्यूस्ड इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन भी है, गरीबी की वजह से भी इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, एंड एफ्लुएंस इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी है। एफ्लुएंस यानी कि रिचनेस होना, सोसाइटी में तरक्की होना, उसकी वजह से भी हमारी सोसाइटी में क्या हो रहा है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सोच सकते हो कैसे, दिमाग लगाओ किस तरीके से हो रहा है। पोवर्टी का तो हमने बार बार डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। पर्सन गरीब है, उनको अपने एनवायरमेंट के बारे में उतना नॉलेज नहीं है। उनका मुद्दा क्या है कि भाई किसी तरीके से अपना पेट भर जाए, 2 वक्त की रोटी मिल जाए। उसके लिए उसको जिस भी हद तक जाना पड़ेगा, जिसे भी एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा, जैसे भी एनवायरमेंट को खराब करना पड़ेगा वो करेगा। यानी कि अगर पेड़ काटने पड़े तो वो काटेगा। वो नहीं सोचेगा कि यार मैं पेड़ काटूंगा तो डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा, मैं यहां से पेड़ नहीं काटता हूँ सॉइल खराब हो जाए, वो ऐसी बातें नहीं सोचेगा। तो गरीबी होने की वजह से लोग क्या करते हैं, इन्वायरमेंट को खराब कर देते अपना 2 वक्त का पेट भरने के लिए। एफ्लुएंस्ड इंड्यूस्ड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कैसे हो रहा है, अमीरों की वजह से इन्वायरमेंट कैसे खराब हो रहा है। अमीर लोग या फिर हम कह सकते हैं जो डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं, उनका मुद्दा क्या होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन करना। हाँ या ना, कुछ बड़ा बनाना, जिसकी वजह से वो लोग क्या करेंगे, फॉरेस्ट कवर क्लियर आउट करेंगे। जो भी इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही हैं उनका वेस्ट कहाँ जाएगा, वाटर बॉडीज में जाएगा, लैंड को खराब करेगा। हाँ या ना? तो इंडिया जब हम ग्रो करना चाह रहे हैं, इंडिया जब अपने आप को स्केल करना चाह रही है, तो जो स्केलिंग का प्रोसेस है ना, इसको करते करते भी हम अपने इन्वायरमेंट को खराब कर रहे हैं। तो डिकोटमी क्या है कि गरीबी की वजह से भी दिक्कत आ रही है एनवायरमेंट को और अमीरी की वजह से भी दिक्कत आ रही है। हाँ है ना? दिक्कतें जब हमें सब क्या हो गई, समझ आ गई। हाँ है ना? तो अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन के मेजर कंसर्न्स क्या है इंडिया के।
कौन कौन से वो चंद्र बिंदु हैं, कौन कौन से वो ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है जब हम इंडिया के इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को स्टडी कर रहे हैं, इंडिया के इन्वायरमेंटल क्राइसिस को स्टडी कर रहे हैं। सबसे पहले हमें देखना है एयर पॉल्यूशन को मैनेज करें, जो भी इंडस्ट्रीज है, जो भी सेटअप है, उनको प्रॉपर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बने हुए हैं एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए उन्हें फॉलो किया जाए। जो भी फिल्टर्स इंस्टॉल करना कंपलसरी है उन पे चेक रखा जाए कि क्या वो सब चीजें मेंटेन कर रहे हैं। देन हम लोग किस पे आ जाते हैं कि वाटर पॉल्यूशन को चेक में रखा जाए। जो भी गवर्नमेंट सीवेज कलेक्ट करती है घरों से, इंडस्ट्री से, उसको अनट्रीटेड, बिना ट्रीटमेंट किए, बिना उसमें से टॉक्सिक सब्सटेंस रिमूव किए उन्हें वाटर बॉडीज के अंदर ना डाला जाए। इंडिया में जो भी कॉमन वाटर बॉडीज है उन्हें लोगों द्वारा क्लीन रखा जाए। कम्युनिटीज ये जिम्मा उठाए कि जो हमारे बीचेस हैं, जो हमारे लोकल वाटर बॉडीज है, उनको साफ किया जाए। जो हमारी वाटर बॉडीज है हमारे लिए ये भी क्या एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वाटर पॉल्यूशन, जो कि इन्वायरमेंट को डिग्रेड कर रहा है ना। नेक्स्ट आ जाता है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड की क्वालिटी लो होना, इसका रीजन क्या होगा? अगेन हम लोग बात करेंगे कि फर्टिलाइजर्स डाल देते हैं, बहुत ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होने की वजह से सॉइल इरोजन जैसी, सॉइल की क्वालिटी टॉप लेयर वॉश हो जाती है, उसे सॉइल इरोजन कहा जाता है, जो कि ओवरऑल लैंड की क्वालिटी को रिड्यूस कर देगा, फर्टिलिटी रिड्यूस कर देगा। बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी कहा जाता है जो भी हमारे पास प्लांट्स, एनिमल्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, अगर हम बहुत अपनी जिस स्पीड पे हम चल रहे हैं उसी स्पीड पे फॉरेस्ट को क्लियर करते रहे तो हमारा बहुत सारा बायोडाइवर्सिटी लूज हो रहा है और ज्यादा लूज होगा। इस पे भी हमें चेक रखना पड़ेगा कि जो भी हमारा फ्लोरा एंड फना है उसे हम किस तरीके से प्रोटेक्ट करें। देन हमारे पास लास्ट आ जाता है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। जो भी देश में वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको हम सही तरीके से क्या कर सके, ट्रीट कर सके। प्लास्टिक को अलग, पेपर को अलग, जो रेन्यूएबल सब्सटेंसेस है जिनको ठीक किया जा सकता है उन्हें अलग करके, रेन्यूएबल नहीं रिसाइकेबल, सॉरी, जो रिसाइकेबल सब्सटेंसेस है उन्हें अलग करके, जो नॉन रिसाइकेबल सब्सटेंसेस है उन्हें अलग करके प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाए जो भी हमारा वेस्ट है उसका। हाँ या ना? अगर हम इन सभी पॉइंट्स पर ध्यान देते, एयर पोल्यूशन ठीक करें, वाटर पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, बायोडाइवर्सिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, सब पॉइंट्स पे ध्यान दें तो हम इंडिया का इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे क्या है, मेजर कंसर्न्स है, प्रिंसिपल कंसर्न्स है। हाँ या ना? अगर हम लोगों ने इन्वायरमेंट के बारे में इतनी बात कर ली, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट के सॉल्यूशन क्या है, हाउ कैन वी मेक इट राइट। क्योंकि देखो यार, रिसोर्सेज को यूज तो करना ही पड़ेगा, एनवायरमेंट को यूज तो करना ही पड़ेगा, तो हम किस तरीके से चीजों को यूज करें कि चीजें खराब ना हो, खत्म ना हो, इस आइडिया को हमें समझाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं कि रिसोर्सेज को यूज करो इस तरीके से कि अभी जो जनरेशन एग्जिस्ट कर रही है उसकी सारी नीड्स पूरी हो जाए, जरूरतें पूरी हो जाए, वांट्स नहीं, सारी नीड्स पूरी हो जाए, एंड इस तरीके से नीड्स पूरी हो कि कल को जो जनरेशन आने वाली वो भूखी ना मरे। कल के जनरेशन के लिए हम चीजें खत्म ना कर दें, आज की जनरेशन की जरूरतें पूरी करते करते इस तरीके से डेवलपमेंट करो। पढ़ते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज अ डेवलपमेंट, इस तरीके का डेवलपमेंट है दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन, आज की जनरेशन की जरूरतें पूरी करो, विदाउट इम्पेयरिंग, रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड। लेकिन फ्यूचर जनरेशन अपनी जरूरतों को पूरा ना कर पाए इस तरीके से रिसोर्सेस को यूज मत करो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिल्कुल ही क्लियर है, दो टूक शब्दों में उन्होंने हमें समझा दिया। तो अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जा सकता है। बात तो बड़ी इजी है, कह तो दिया आपने कि ऐसा करो कि इस जनरेशन की जरूरतें पूरी हो, अगले के लिए बचा रहे, पर करेंगे कैसे ये, उसकी हमें, हमारी बुक हमें क्या दे रही है, कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज दे रही है, ये तरीके हैं।
इनको यूज करके तुम क्या कर सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हो। क्या है, रिलायंस ऑन नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऐसे सोर्सेज हैं जो कि खत्म नहीं होंगे एक तरीके से, जिनको हम फिलहाल ज्यादा यूज नहीं करें, जैसे कि सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी हो गया, इन्हें नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहा जाता है। एंड इनको अगर आप यूज करते हो, सोलर सूरज की एनर्जी को यूज कर रहे हो एज अ फ्यूल या एज एनर्जी जनरेट करने के लिए, तो वो हमारे लिए क्या है, बहुत गुड है, क्योंकि कोल खत्म हो सकता है, सूरज की एनर्जी खत्म नहीं होगी। एलपीजी, गोबर गैस इन रूरल एरियाज, जो गोबर, जो काउ डंग निकलता है ना, आप उसको यूज कर सकते हो, गोबर गैस प्लांट लग जाते हैं, ठीक है, एंड उससे एलपीजी क्या हो सकता है, प्रोड्यूस हो सकता है। बेसिकली ये भी एक फ्यूल की तरह काम करेगा, एंड इसको बर्न करने पे नॉर्मल जो हमारे फ्यूल्स चलते हैं, पेट्रोल डीजल वगैरह, उनसे कम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, विच इज अगेन गुड फॉर आवर एनवायरमेंट। सीएनजी इन अर्बन एरियाज, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, CNG, इसको हमें यूज करना चाहिए। इससे होगा क्या, बेसिकली अगेन कार्बन डाइऑक्साइड कम बर्न होगा ना, आप ज्यादा क्या कर सकते हो, इसे आप ज्यादा इन्वायरमेंट को अफेक्ट नहीं करोगे। विंड पावर को यूज करो, जैसे विंड मिल्स चलते हैं, हाँ है ना, वो क्या करते हैं, वो बड़े बड़े पंखे घूमते हैं, एक्चुअली होता क्या है, बड़े बड़े पंखे विंड से घूमते हैं एंड उन पंखों के घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। तो विंड पावर को हमें यूज करना चाहिए, ताकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए हमें कोल वगैरह जैसी चीजों का यूज ना करना पड़े। सोलर पावर थ्रू फोटोवोल्टिक सेल्स, हमने सोलर पैनल की शीट्स देखी है, ब्लू या ग्रे कलर्स की शीट होती है, छतों पर घरों की, फैक्ट्रीज के प्लेस हो जाती हैं। ये काम क्या करती हैं, सोलर एनर्जी को ट्रैप करके इलेक्ट्रिसिटी में चेंज कर देती है, इसे यूज करना चाहिए हमें। मिनी हाइडल प्लांट्स, ये वाटर स्ट्रीम्स में बेसिकली एक मोटर टाइप के, पंखे टाइप के क्या लग जाते हैं, ऑब्जेक्ट्स फिट हो जाते हैं, ये पंखे घूमते हैं पानी की वजह से, जिसकी वजह से अगेन इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट कर। तो यहाँ पे सूरज, पानी, हवा, ये सब क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी या फिर हम कह सकते हैं फ्यूल की तरह काम कर रहे हैं, फ्यूल जनरेट कर रहे हैं, इसको हम यूज कर सकते हैं विदाउट कुछ भी इन्वायरमेंट को ज्यादा अफेक्ट किए। ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस, जो हमारी पुराने जमाने की प्रैक्टिसेस थी, वो कहीं ना कहीं बहुत इन्वायरमेंटल फ्रेंडली थी। उन प्रैक्टिसेस पे हमें वापस जाना चाहिए, उनको विचारना चाहिए कि किस तरीके से हम उन चीजों को यूज कर सकते हैं एंड इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, सिंपली सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। बायो कंपोस्टिंग, बायो पेस्ट कंट्रोल, जो भी हम फार्म्स में हम लोग फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज करते हैं, इनकी जगह हमें क्या करना चाहिए, बायो कंपोस्ट या बायो पेस्ट कंट्रोल, यानी कि खाद से बनी हुई चीजें यूज करनी चाहिए अपनी फसलों को बेटर न्यूट्रिशन देने के लिए एंड पेस्ट से बचाने के लिए। जैसे पुराने जमाने में होता था, नेचुरल चीजें वो देनी चाहिए केमिकल्स की जगह। इससे हमारा सॉइल पॉल्यूशन रिड्यूस होगा, सॉइल की क्वालिटी डिग्रेड नहीं होगी, एंड ऑफ द डे वाटर पॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो हमारी बुक क्या करती है, हमारे लिए कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजीज लिस्ट कर देती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। देखो इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन जनरली यही पूछा जाता होता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, या किस तरीके से, वो इनमें से आपको एक आधी चीज लिस्ट करके दे सकते हैं कि मिनी हाइडल प्लांट्स किस तरीके से हेल्प करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने में, या फिर फोटोवोल्टिक सेल्स कैसे हेल्प करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने के लिए। तो एक आइडिया हमें मिल गया चीजों का। अब एक बार क्या करो, बुक से इस चैप्टर को फटाफट रीडिंग दे लो। ये बेसिकली जैसे हम ईवीएस वाले चैप्टर्स पढ़ते थे, कुछ उसी फॉर्म में गया हमारा ये चैप्टर। इस चैप्टर का जो डेटा है वो भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जनरली फोकस रहता है एनवायरमेंट की डेफिनेशन, बायोटिक, ए बायोटिक पे, या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाले टॉपिक पे। गिव इट अ गुड रीड। कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेरीज है, शेयर इट विद अस इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं और वीडियोस के साथ जल्दी, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, कीप लर्निंग।